जय हिंद साथियों। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो में बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आइए अब उसको हम लोग कवर करते हैं। तो क्या बचा हुआ था? पेनिस। इससे पहले हम लोग बहुत हद तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश कर चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग का पेनिस बचा हुआ है। आइए हम लोग पेनिस के बारे में अब जानते हैं। ये ऊपर का ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हुआ। इसके बाद ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी 2 to 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ होती है। और ये मेम्ब्रेनस, यहाँ जो कुछ नहीं है, क्या है ये? मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस की लंबाई जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है। और जो पेनाइल यानी जिसमें इरेक्शन होता है, जो एजाकुलेशन के वक्त, इंटरकोर्स के वक्त जो इरेक्ट होके जो पेनिस जो इरेक्ट होता है वेजाइना में एंट्री के लिए, वो क्या है? ये पेनाइल। पेनाइल की लेंथ कितनी होती है? 15 से 17 सेंटीमीटर। ये स्मूथ मसल का बना होता है जो इंटरकोर्स के समय इसमें इरेक्शन होता है और ये वेजाइना में एंट्री के लिए इरेक्ट होता है। ये जो बीच का पार्ट है, ये ब्लैंक वाला, ये क्या है? ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये यूरेथ्रा। मेल में सीमेन और यूरिन का कॉमन होता है, दोनों कॉमन वे से पास होता है। इसलिए इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। क्या? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट हुआ। इसकी लंबाई, ये यूरेथ्रा है मेनली, यूरेथ्रा, इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। कितना? 20 सेंटीमीटर, जिसमें से 3 सेंटीमीटर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, 1 सेंटीमीटर मेम्ब्रेनस और 15 से 17 सेंटीमीटर पेनाइल का भाग होता है। पेनाइल का भाग बता ही चुके हैं, इसका काम है इरेक्शन और कोपुलेशन के लिए रेडी होना और स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचाना। बट अब हम लोग फीमेल के केस में जब देखते हैं, मेल के केस में सिर्फ इसमें सीमेन और यूरिन का कॉमन पाथ होता है। फीमेल के केस में जब देखते हैं तो वहां पे यूरिन का भी अलग सेपरेट पाथ होता है, और उसका जो कोपुलेशन करने के लिए या फिर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब जो कवर होता है, ये सब के लिए भी अलग पाथ होते हैं। मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, यानी कि इसी से गैमेट और इसी से यूरिन दोनों जो पास होता है वो कॉमन होता है। इसका पाथ कॉमन होता है। फीमेल में दोनों सेपरेट होता है। मेल में यूरेथ्रा की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, यानी 20 सेंटीमीटर। और फीमेल में इसकी लंबाई कितना होती है? 4 सेंटीमीटर। फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, यानी 4 सेंटीमीटर। इसलिए फीमेल में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर मोर कॉमन, यानी कि फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है, यानी लड़कियों को सजेस्ट किया जाता है कि अपने यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन पाथ को हमेशा साफ सुथरा ही रखें, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू मेल। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजाकुलेशन, यानी इरेक्शन यानी पेनिस का इरेक्शन और स्पर्म का इजाकुलेशन किस प्रकार होता है, इसे कौन रेगुलेट करता है, यानी कौन नियंत्रित इसको करता है। सबसे पहले हम लोग इसे 2 प्रकार के हार्मोन जो होता है उसे कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक। सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको उत्तरदायी होता है। हर किसी कार्य को, यानी हमारे बॉडी में हर जो एक्टिविटी कंट्रोल होता है उसका मास्टरमाइंड कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज कहाँ देता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंट्रोल होता है। सुने कि एक समय में दोनों को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, कदापि नहीं। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एक समय में कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है? सिक्रेशन ऑफ एनो मतलब नाइट्रस ऑक्साइड इन लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस के लोकल टिश्यू में नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रेशन। और सिंपैथेटिक का स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स
एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, स्मूथ मसल्स, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस कहाँ होता है? यहाँ पे जैसे टेस्टिस हो गया, सिंपल हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस कहाँ होता है। ये हुआ एपिडिडाइमिस आपका, जो टेस्टिस से बिल्कुल ये सटा हुआ होता है। मेरा फिगर थोड़ा वीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, एनसीईआरटी में इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये टेस्टिस से बिल्कुल ये सटा होना चाहिए। ये क्या होता है? ये होता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और ये होता है वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, ये दोनों को कंट्रोल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है और जिससे कंट्रोल होता है एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, ये दोनों कंट्रोल होते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये दोनों एक ही टाइम में कार्य नहीं कर सकता, यानी ये दोनों एक ही समय में वर्क नहीं कर सकता है। कैसे? अब हम यहाँ देखते हैं इसका कार्य क्या है। पैरासिम्पैथेटिक का डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के डायलेशन को बढ़ाना, यानी उसमें डायलेट करना, और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस, पेनिस के स्मूथ मसल को रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन। यानी जब हम लोग सिंपल समझते हैं कि एट द पीक पॉइंट पर जब हम लोग होते हैं इंटरकोर्स के, यानी इंटरकोर्स के जब पीक पॉइंट पर जब होते हैं, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक पूरा पेनिस इरेक्ट होता है, और पेनिस इरेक्ट होता है उस समय क्या होता है? सिंपैथेटिक काम नहीं करता। उसके बाद, उसके जस्ट बाद, एजाकुलेशन के बाद, यानी जब सीमेन जब डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल के वेजाइना में, जब सीमेन जब डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करना एक्टिंग कर देते हैं। उस समय पुनः उसके जस्ट पश्चात पुनः पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य नहीं करता, यानी कि उसे पुनः इरेक्ट नहीं कर पाता। जिसके पीछे हम लोग एक तरह से इसे और समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पीछे कोई शेर पड़ा है, मान लीजिए आपके पीछे कोई शेर पड़ा है, आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, उस समय क्या आप अपने पेनिस को इरेक्ट कर पाएंगे? ये कदापि इम्पॉसिबल है, यानी ये कभी भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों को एक ही समय में एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं, असंभव काम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट कार्य क्या है? ये इनलार्जमेंट और इरेक्शन ऑफ पेनिस, यानी पेनिस को इनलार्ज और इरेक्शन में हेल्प करता है, यानी इसके सिक्रेशन से ही ये पेनिस इनलार्ज और इरेक्ट हो पाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एजाकुलेशन ऑफ सीमेन, यानी कोपुलेशन इंटरकोर्स के पश्चात एट द पीक पॉइंट के बाद, मतलब कि सीमेन को डिस्चार्ज करना, ये सिंपैथेटिक का कार्य है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स जो पाए जाते हैं, यानी कि सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स, ये सभी का हम लोग कार्य देखते हैं, ये सभी का काम क्या है। तभी हम लोग पहले सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम देख लेते हैं। सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रेशन होता है वो कुल स्पर्म का, यानी कुल जो सीमेन होता है उसका 60 to 70% सेमिनल वेसाइकल का क्या होता है? सिक्रेशन का वॉल्यूम होता है उसमें से। और प्रोस्टेट ग्लैंड का 20 to 25, यानी 20 से 25% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है। सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन, सेमिनल फ्लूइड, इसका हम लोग यदि नेचर देखते हैं किसका? सेमिनल वेसाइकल का, तो ये इसका जो फ्लूइड होता है, यानी जो सिक्रेशन होता है वो नेचर में अल्कलाइन होता है, यानी इसका अल्कलाइन होता है और येलो विस्कस होता है, इसका कलर येलो होता है, विस्कस चिपचिपा होता है, जिसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यानी लोकल हार्मोन है। क्लोटिंग प्रोटीन्स हेल्प सीमेन कोगुलेट आफ्टर एजाकुलेशन, यानी फ्रुक्टोज की मात्रा उसमें पाई जाती है, किसमें? सेमिनल वेसाइकल के सिक्रेशन में। एक बात हमेशा याद रखें कि फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में ही पाया जाता है, यानी फीमेल बॉडी में फ्रुक्टोज की मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार से अभी भी और पहले भी डॉक्टर सब किसी फीमेल महिला का रेप हुआ है या इंटरकोर्स की हुई है या नहीं, इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी करते थे। फ्रुक्टोज की मात्रा जैसे ही पता चल जाते थे, डॉक्टर सब समझ जाते थे इस महिला का रेप हुआ है और ये महिला या तो इंटरकोर्स की हुई है। बट इसमें एक लिमिटेशंस है कि ये कब तक पता चल सकता है।
इस ये तभी तक पता चलता था जब तक कि महिला 24 घंटा के अंदर हो, यानी कि रेप या इंटरकोर्स के 24 घंटा के अंदर हो, या 24 घंटा के अंदर भी महिला को स्नान नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी महिला बिन नहाए हुए जाना चाहिए, तभी पता चल सकता है। बट आजकल के तो रेप को पकड़ने के बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं। उसका जो अंदर वाला होता है वेजाइनल पार्ट, वो छिल जाता है। फ्रुक्टोज की मात्रा सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। अगर फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में फ्रुक्टोज की मात्रा अगर पाया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो इंटरकोर्स किए हुए या उसके साथ रेप हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? क्लोटिंग प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन, यानी फिब्रिनोजन भी पाया जाता है जो सीमेन को क्लोट करने का काम करता है। यानी ये जब तक मेल के बॉडी में जब तक रहता है, यानी पेनिस से जिस समय ये डिस्चार्ज होता है, ये क्लोटिंग फॉर्म में रहता है। जब ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ पे डीक्लोटिंग करके और उसे तेजी से पास करता है। कहाँ? जहाँ पे उन लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में जाके। तो स्पर्म काफ़ी फास्ट एम्पुला की ओर मूव कर जाता है डिक्लोट होकर फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड्स की ओर। इसका कुल 20 to 25% वॉल्यूम होता है कुल सीमेन में, यानी कुल सीमेन जो मेल का जो कुल सीमेन डिस्चार्ज होता है उसमें से 20 से 25% प्रोस्टेट ग्लैंड का ही सिक्रेशन होता है। और इसका नेचर ये स्लाइटली एसिडिक, इसलिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन जो निकलता है ये भी एसिडिक होता है। इसका कलर मिल्की टाइप में होता है। इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, प्रोलाइटिक एंजाइम्स, फिब्रिनोजन भी पाया जाता है, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, ये सेमिनल प्लाज्मा भी पाया जाता है। कंटेंट्स फॉर एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को, यानी फीमेल के जो वेजाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होता है उसे ये मार देता है। कब? एजाकुलेशन से पहले, यानी मेल के जब पेनिस में जब कोपुलेशन के लिए जब रेडी होते हैं मेल और फीमेल, तो मेल के जो पेनिस होता है उसके ग्लांस पेनिस से कॉपर ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो निकलना पहले प्रारंभ हो जाता है। वह जो एसिडिक मीडियम में जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको मार देता है। फीमेल के भी वेजाइनल ट्रैक्ट से म्यूकस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसे लुब्रिकेट करते हैं, जो कोपुलेशन यानी इंटरकोर्स में हेल्प करता है, और जो पहले से जो बैक्टीरिया मौजूद रहता है उस बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉपर्स ग्लैंड की ओर। इसका क्या काम है हमारे बॉडी में? कॉपर्स ग्लैंड में एक म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो मेल के ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करता है कोपुलेशन के समय, और फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में भी जाके फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है कोपुलेशन के समय। ये अपने साथ साथ जब इसका सिक्रेशन होता है तब जो कॉमन पाथ है, यानी सीमेन का और जो यूरिन का जो मेल में कॉमन पाथ है, उसमें से बहुत सारे यूरिन के वक्त बहुत सारे जो बैक्टीरिया रहते हैं उसे ये मार देता है और सीमेन को जिंदा वाइबिलिटी के रूप में यानी फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाता है। कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, यानी जो पाथ होता है स्पर्म सीमेन का जो पास होने का जो पाथ होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है। फीमेल का वेजाइनल ट्रैक्ट को भी न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म वहाँ वाइब कर सके और आगे फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला तक मूव कर सके। हम लोग देखते हैं कि एक हेल्दी पर्सन में कितना सीमेन होना चाहिए, यानी एक बार जब कोपुलेट करता है तो उससे कितना सीमेन डिस्चार्ज होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में। किसी भी एक हेल्दी पर्सन में जब वो जब फर्स्ट टाइम कोपुलेशन करता है तब उससे 2.5 से 5 ml यानी 2.5 से 5 ml सीमेन का डिस्चार्ज होता है तो समझा जाए कि वो हेल्दी पर्सन है, यानी उसका सीमेन ठीक ठाक है। यदि इससे कम होता है तो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है।
कंफर्म नहीं बता सकते, बट हो सकता है। लेकिन अगर 2.5 से 5 ml तक यदि उसका सीमेन डिस्चार्ज करता है कोपुलेशन के दौरान फर्स्ट टाइम, तो वो हेल्दी पर्सन है। अब जैसे एक दिन में कोई पर्सन 2 बार 3 बार कोपुलेट करता है, ये हर बार उतना 2.5 से 5 ml तक हर बार इतना सीमेंट डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं है हेल्दी पर्सन को होने के लिए, जिसमें 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को होना आवश्यक है। यानी 2.5 से 5 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स का होना आवश्यक है। अगर इससे कम होता है तो उसे लो स्पर्म काउंट माना जाएगा। यानी लो स्पर्म काउंट में उसका एक डिजीज है जो उसमें उसकी काउंटिंग होती है। एक हेल्दी पर्सन में 200 मिलियन से 300 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से कम 60% 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% यानी कम से कम मिनिमम 60% स्पर्म को नॉर्मल शेप एंड साइज में होना आवश्यक होता है। नॉर्मल शेप एंड साइज में होना आवश्यक होता है। अगर इससे कम हुआ तो वो उसका स्पर्म फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होगा। अगर कम से कम 60% है, इससे ज़्यादा भी होता है लेकिन 60% कम से कम होना आवश्यक है। अगर 60% है तो वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल है। अब इस 60% में 40% स्पर्म विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, यानी जब वो सीक्रेट हो, यानी कि जब वहाँ से रिलीज हो, मेल के पेनिस से जब रिलीज हो कोपुलेशन के दौरान फीमेल के वेजाइना में, तो वहाँ से उसमें मोटिलिटी होना चाहिए। यानी उसमें वो फास्ट मूव करना चाहिए ताकि वो एम्पुला में पहुँचे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन में भाग ले सके, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा कर सके। हम लोग भी जानते हैं कि नेचर उन्हीं को मौका देती है जो सबसे बेहतरीन होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, यानी जो इसके कैपेबल होता है। अब वो 40% कम से कम नॉर्मल शेप एंड साइज में कोई एक स्पर्म जाता है और ओवम के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है। कहाँ? एम्पुला में, और वहाँ से फर्टिलाइज होकर यूट्रस में मूव कर जाता है। यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है। अभी भी वक्त है, वक्त बर्बाद ना कर, अभी भी वक्त है, वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर।